हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, जो भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नेट या जीआईसी की तैयारी कर रही हैं, तो ये चीज़ सोच के मत तैयारी करिए कि जब फॉर्म निकलेगा तब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि आप सब जानती हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहेंगे तो जब कभी भी कोई भी वैकेंसी आएगी या फॉर्म आता है, एग्ज़ाम आती है, तो आप लोगों को एक साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी पहले से ही है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों का एक एक चैप्टर, यानी आपके सिलेबस यानी होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी बुक हैं, वो सारे मैं आप लोगों को उसमें से सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों के करवाऊंगी, आप लोग की तैयारी पूरी करवाऊंगी। इसीलिए तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कीमती समय में से थोड़ा समय मैं लेती हूँ ताकि आप लोग पढ़ते रहिए। और मेरा लक्ष्य आप सभी लोग जानती हैं, मेरा लक्ष्य यही है कि जो भी बच्चियाँ होम साइंस ली हैं वो सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो जाए और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो। तो बस यही उम्मीद से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए, मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं ये जो भी वीडियो बनाती हूँ बस आप सभी बच्चियों की भलाई के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोग अपने भविष्य में कभी भी पीछे ना रहें। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। पिछले वीडियो में आप लोग को वनस्पति भोज्य पदार्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाई थी, तो आज भी मैं उसी लेसन को ली हूँ और इसमें आज हमारा जो है वो अनाज से है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंकुरण के समय सक्रिय एवं एक एंजाइम है। तो अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम कौन सा है? पेनिन, ब्रोमिलीन, एमाइलेज, रेनिन। तो क्या है इसमें आपका? एमाइलेज। ये अंकुरण के समय ये क्या करता है? एक एंजाइम है जो एमाइलेज है और अनाज के बीज के अंकुरण के दौरान एलेरोन परत में ए एमाइलेज एंडोस्पर्म स्टार्च को मेटाबोलाइज करके योग्य शर्करा में हाइड्रोलाइजिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जड़ों और सूट यानी अकाजवा और हरा मिसिमुरा 1985 बेक और जिगरलर 1989 की वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटन प्राप्त होता है? सोया से, चावल, मक्का, गेहूं। तो इसमें क्या आपका सही होगा? गेहूं। क्या पूछा है यहाँ पे? ग्लूटन। ग्लूटन पूछा है ना। तो गेहूं में मुख्यतः दो तरह की प्रोटीन उपस्थित होता है, एक ग्लूटीन और दूसरा जो होता है वो ग्लाइडिन। ठीक है, तो ग्लूटीन तथा ग्लाइडिन दोनों ही प्रोटीनों की सम्मिलित रूप है। ग्लूटीन क्या करता है? ये प्रोटीन यानी गेहूं की जो प्रोटीन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं। और उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से 14% और निम्न कोटि के गेहूं में 8 से 9% प्रोटीन उपस्थित रहता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला एमिनो एसिड है, क्या है वो? मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसीन। तो इसमें क्या है आपका? गेहूं में सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है आपका लाइसिन। लाइसिन जो होता है ये गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। गेहूं को दो वर्डों में विभाजित किया गया, मैंने आप लोग को बताया था ना, दो वर्डों में। तो पहला जो इसमें है वो है हिस्ट्रियस गेहूं। यह क्या करता है? गेहूं जो कठोर एवं सरल प्रकृति का होता है, इससे ब्रेड, बिस्किट, केक तथा बेकरी के अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। और जो मीएलसी गेहूं होता है ये नरम होता है, मुख्यतः इससे हम क्या बनाते हैं? रोटी बनाने का कार्य होता है। गेहूं में दो तरह की प्रोटीन होती है, मैंने आप लोगों को बताया ना, ग्लूटीन और ग्लाइटीन। चौथा प्रश्न है हमारा, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो वो कौन सा अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है? तो ये है आपका पीली मक्का। हमारा ऑप्शन ए सही है। इसमें पीली मक्का जो होता है, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं? भुट्टा, यानी भुट्टे में कैरोटीनाइड पाया जाता है जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मक्का जो है वो उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है और उसमें कैरोटीन के कारण ही ये पीला होता है। मक्के को एक
बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइबर माना जाता है। तो इसीलिए ना आप सभी बच्चों को भी देखिए, जितने भी स्नैक्स वाली चीज़ें बनती है ज़्यादातर उसमें मक्के का प्रयोग किया जाता है। तो मक्का जो होता है वो एकमात्र कैरोटीन वाला अनाज है। पांचवा प्रश्न है, गेहूं के मोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड क्या है? मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफेन है, लाइसिन या ल्यूसिन है? तो क्या होता है, गेहूं के मोटीन में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? लाइसिन। लाइसिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। खाद्यान्न के रूप में गेहूं का उपयोग सार्वभौमिक है और विश्व के सभी देशों में गेहूं का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि गेहूं जो है अनाज है और अनाज कार्बोहाइड्रेट अनाज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो गेहूं की प्रोटीन अर्ध प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। गेहूं में नियासिन और मेथियोनिन एसिड नहीं पाए जाते। गेहूं की प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनाज में प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं में, बाजरा में, ज्वार में, चावल में? तो किस में 100 ग्राम अधिक प्रोटीन होता है? तो ये होता है गेहूं में। गेहूं में आपका 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 11.8 ग्राम पाई जाती है, जबकि बाजरे में 100 ग्राम में 11.6 और ज्वार में 100 ग्राम में 11.4 और चावल में 100 ग्राम में 6.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सातवां प्रश्न है, अनाज का एक एक्सचेंज देता है, क्या देता है? 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी, 40 कैलोरी? तो क्या देता है अनाज का? ये 50 कैलोरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। तो ये तो हर एक गृहिणी की सूझ की बात है। हर एक गृहिणी को ऐसा करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष फसल के समय हमें क्या खरीदना चाहिए? चावल, आटा, घी, आलू। देखिए आटा तो हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम इसे हम 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं ना। और आलू भी हम बहुत ज़्यादा 1 साल के लिए तो स्टोर नहीं कर सकते हैं। और घी भी ठीक है, घी भी रख सकते हैं, पर क्या होता है, घी में भी बदबू आ जाती है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है? जो है ये चावल। चावल जो है इसे हम पूरे साल के लिए खरीद कर स्टोर कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जब फसल तैयार होता है तो चावल खरीद लेना चाहिए। और विश्व के उत्पादन का 85% चावल जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो 85% चीन, फिर उसके बाद क्या है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान आदि देशों से प्राप्त होता है। जो छिलका युक्त चावल होता है वो धान कहलाता है। आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पे भी धान होता है आप लोग देखी ही होंगी। चावल में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट और 8 से 10% प्रोटीन और 1% वसा और 1% आपका खनिज लवण पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाता है हिस्टोन, एल्बुमिन, ग्लूटीन और इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में क्या पाया जाता है? पिछले ही प्रश्न में मैंने कराया था ना, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन सी सही होगा। ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई एवं ट्रिटिकेल आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अनाज के दानों के एंडोस्पर्म में स्टार्च के साथ उपस्थित होता है और इसी प्रकार की उपस्थिति के कारण आटा गूंथने पर वह बंध जाता है। किसके कारण? स्टार्च की उपस्थिति के कारण। हालांकि यह क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार की समस्याएं जैसे गैस, अफरा, माइग्रेन को जन्म देता है, फिर भी यह भोजन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है कैसे? सफ़ेद पत्थर से, मांडी से, सीरा से, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी को किससे किया जाता है? सफ़ेद पत्थर से अपमिश्रित किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जहाँ भी चीनी मिल होंगे, अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, तो आप सब लोग को तो पता ही होगा। चीनी को सफ़ेद पत्थर नामक पदार्थ में अपमिश्रित कर दिया जाता है, जिससे मिलावट का पता न चल सके। चीनी, शुगर या शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। इनमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित रहता है। यह फलों, मधु यानी शहद एवं अन्य कई स्रोतों से सुक्रोज के रूप में हमें प्राप्त होता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक मात्रा में ब्राज़ील में होती है। तो ये भी प्रश्न याद कर लीजिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ खपत होती है? तो ब्राज़ील में
होती है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भूरी क्रांति संबंधित है। देखिए ये आपके सामाजिक विषय से संबंधित प्रश्न है, सामाजिक विषय में भी प्रश्न आता है और आपके कृषि विज्ञान में या फिर पर्यावरण से रिलेटेड ये प्रश्न है। और देखिए आपके होम साइंस में भी आ गया, तो इसीलिए कहते हैं ना होम साइंस हमारा जो एक सब्जेक्ट है ना, ये सारे सब्जेक्ट का मिला जुला है। हम बाकी विषय पढ़ते तो सिर्फ एक ही विषय पढ़ते हैं, लेकिन गृह विज्ञान अगर हम पढ़ते तो इसमें बहुत सारे विषय को पढ़ते हैं। तो देखिए भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति जो है इसमें आपका क्या दिया है, गेहूं दिया है, तेल तथा तेल बीज, तेल के जो बीज होते हैं, फूल, रेशम। लेकिन इसमें से जो है आपके प्रश्न, ये आपके टीजीटी 2011 का प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आपकी भूरी क्रांति, उसको दूसरा नाम उसका था घूसर क्रांति। इसका संबंध जो है उर्वरक उपभोक्ता में वृद्धि से संबंधित है। जबकि पीली क्रांति जो है वो आपका संबंध किससे है, तिलहन के उत्पादन से है। गेहूं, चावल आदि हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं और रेशम का उत्पादन जो है ये सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसलिए दिए गए उपर्युक्त विकल्प में से घटक का संबंध भूरी क्रांति से नहीं है। तो आपका ना तो गेहूं है, ना तो तेल है, ना फूल है और ना ही रेशम है। तो ये प्रश्न जो है आपका गलत दिया था। इसका संबंध जो है वो उर्वरक उपभोक्ता से है। ठीक है, तो उर्वरक उपभोक्ता से भूरी क्रांति का संबंध है। तो कभी कभी देखिए आपके प्रश्न जो होते हैं ना, वो बहुत ही उलझाने वाले भी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न मैं लेके आई थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो भी एग्जैक्टली जो भी आंसर होता है उसको ही ध्यान में रखा करिए। ठीक है, और अपना बस मेहनत करिए। बाकी अब हमारा जाने का समय आ चुका है, तो आप सभी से मैं अलविदा कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी वीडियो देखी है। तो अगर आप लोग वीडियो देखती हैं तो पूरा ही देख लिया करिए। जो भी प्रश्न है वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं। तो चलिए अब आप सभी लोग से मैं अलविदा कहती हूँ। जाने का तो मन नहीं है, लेकिन अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो आप सभी को बाय बाय, नमस्कार।